एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनीवन? किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, बताते चलेंगे मुझे। आर वी ऑल गुड टू गो? सगळं आहे माझ्यासोबत? क्या सभी लोग जुड़ चुके हैं? क्या सभी लोग जुड़ चुके हैं? इज एवरीबडी देयर विथ मी बैक अगेन? सभी में एनर्जी हाई है, जोश हाई है? यस और नो? एक बार जल्दी से एक यस और नो बताते चलेंगे माय डियर। क्विकली माय डियर, चलिए जल्दी से सब जुड़ते चलेंगे माय डियर। हेलो एवरीबॉडी, हेलो, वेलकम। आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का स्वागत है माय डियर। आर वी ऑल बैक, गुड टू गो? सो आज के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये जो ऐसे एक्ट्स है दैट हम फार्मा में नहीं पढ़ते, हम ये यूजुअली नॉन फार्मा में पढ़ते हैं। तो ये एक्ट्स में क्या फॉर्म की फीस है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन, जागो ग्राहक जागो, ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होगी, है ना। सो अमेंडमेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, 2019 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। क्रिटिसिज्म ये था कि रिस्पांस काफ़ी डिले आ रहा है, लोगों में इसकी जागरूकता नहीं है, ये दोनों इसके क्रिटिसिज्म पॉइंट्स थे। तो 2019 में अमेंडमेंट आया था प्रॉपर वाला। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं, so it was enforced, adopted on 26 November 1949 and enforced on Republic Day 26 जनवरी 1950। इसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है, देयर आर क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम दिस पार्ट कि कितने आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल्स है, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स है, कितने शेड्यूल्स है, कितने पार्ट्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री राइट टू फ्री क्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। दीज आर ऑल योर fundamental rights. These are all your fundamental rights. Amendments, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1950 के बाद 1951 में, ठीक है, 1951 में। देन 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जिसमें मिसयूज ऑफ इमरजेंसी को कम करा गया था। अब ये पता है ऐसी चीज़ है ना कि आप कितने भी पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कम ही है। कोई मुझे ये बता सकता है कि आरटीआई का जो फॉर्म आता है वो कितने का आता है? आरटीआई का जो फॉर्म आता है वो कितने का आता है, किसी को पता है? आरटीआई का फॉर्म ₹25, बस 25 रुपए का फॉर्म आता है।
फर्स्ट अपील जो है वो सीनियर ऑफिसर से होती है विद इन द डिपार्टमेंट। सेकेंड अपील आप सीधा आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, या तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, SIC या CIC। सो पहली जो आपकी RTI में वो होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसकी जिम्मेवारी होती है कि आपने जो उनको, अब ये नहीं है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाए। जो इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी मतलब इंडिया की सिक्योरिटी के हैं, कुछ प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल बिल्स है जो अभी पास नहीं हुए, वो आपको नहीं मिल सकते, यू कैन नॉट एक्सेस देम। ठीक है, बट इसमें फर्स्ट अपील में सीनियर ऑफिसर विद इन द डिपार्टमेंट, सेकेंड अपील में सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पेनाल्टी, अगर डिले किया इन्होंने तो 250 रुपीज़ की पेनाल्टी पर डे। अब राइट टू एक्सेस नोट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, आपको इन सभी का एक्सेस मिल सकता है। इन सभी की सर्टिफाइड कॉपीज मिल सकती हैं A3 या A4 साइज पे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, CDs यानी ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क्स या प्रिंट आउट्स। टाइम बाउंड रिस्पॉन्स होता है विद इन 30 डेज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको डिसीजन दे देगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो आपको डिसीजन दे देता है विद इन 30 डेज कि भाई आपने आगे ये मिलेगा आपको इन्फॉर्मेशन या नहीं। और अगर उसने मना किया तो आप फर्स्ट अपील सीनियर ऑफिसर से करोगे उसी डिपार्टमेंट में। वहां भी मना करा तो आप सेकेंड अपील CIC या SIC में करोगे, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रख के चलनी है माय डियर, क्योंकि RTI एक्ट से बहुत बारी प्रश्न पूछते हैं, बहुत बारी प्रश्न RTI एक्ट से आता है। ठीक है, तो वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, यू मस्ट नो इट वेल। कैन वी मूव अहेड, आगे बढ़ूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लियर है। FDA एक्ट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज पहले तो पता होनी चाहिए कि DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है DCGI ऑफ इंडिया? राजीव रघुवंशी है। कौन है DCGI ऑफ इंडिया, ये बताइए। राजीव रघुवंशी कौन है? अतुल गोयल कौन है? डॉक्टर अतुल गोयल कौन है? अतुल गोयल कौन है? राजीव रघुवंशी कौन है? बता सकते हैं? कोई मिनिस्टर है या DCGI है इनमें से कोई? बताओ, माहित आहे का कोणाला? सगळ्यांना फर्स्ट ऑफ ऑल हॅपी गणेश चतुर्थी, श्री गणेशा। यस, सुखहर्ता दुखहर्ता, मूषक सवारी। यस, जयदेव जयदेव जय मंगल मूर्ति। यस, क्या सभी के घर पे सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को? क्या ये सारी आरती आप सभी के घर पे हो रही है? मोरिया रे बाप्पा मोरिया रे। यस, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे, आगे हम बढ़ते चलेंगे। सो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए ड्रग क्या होता है। अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू ट्रीट, प्रिवेंट, क्योर, मिटिगेट, डायग्नोस। ड्रग ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपको ट्रीट भी करता है, प्रिवेंट भी कराता है यानी प्रोफाइलैक्टिव, क्योर, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब रिड्यूस। कॉस्मेटिक ऐसा होता है जो ब्यूटिफाइंग पर्पस के लिए होता है। और कॉस्मेस्यूटिकल ऐसा होता है जो कि कॉस्मेटिक है विद अ थेराप्यूटिक एक्टिविटी, जैसे डिओड्रेंट इज अ कॉस्मेटिक बट एंटीपर्स्पायरेंट इज अ कॉस्मेस्यूटिकल। ऑलराइट, थोड़े से MCQ सॉल्व करेंगे। RTI एक्ट कब आया था? 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 में तो सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया था। RTI आया था 2005 में,
सर कब? तो वो आया था 12 अक्टूबर 2005 में। टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई, सो विद इन 30 डेज आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। 30 दिन। विच बॉडी इज द फाइनल अपीलिएट अथॉरिटी अंडर एससीआई? तो जो आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। पहले तो आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोलोगे, फिर आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बोलोगे, फिर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बोलोगे। ठीक है, ये ऑर्डर होता है कभी भी आरटीआई का प्रोसेस का या फ्लो का। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। Amendment of RTI Act in 2019 gave power to which central government? So amendment of RTI Act in 2019 gave power to the CIC, Information Commissioner and Central Information Commissioner for the tenure and salaries. Option number B. तो ये जितने भी एमसीक्यू है ना, ये आपके वहां आ सकते हैं कोई ना कोई, तो लिखते चलेंगे माय डियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? Who is known as the father of Indian Constitution? So इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है आम्बेडकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर, क्योंकि इन्होंने पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट बनाया था। He was the chairman of the drafting committee. He was the chairman, so he is known as the father of Indian Constitution. डॉक्टर भीमराव आंबेडकर या बाबा साहेब आंबेडकर. येस, कळलं सगळ्यांना? सबको समज आया? येस. कसं काय पब्लिक, काय चाललंय? अभ्यास चांगला चाललाय आमचं? येस. गणेश आले, बाप्पा आले. हो, मॉडर्न माणूस. फंडामेंटल ड्यूटीज were added to the constitution under which amendment? So फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी आपके 42nd अमेंडमेंट में. ठीक है, पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और फिर 11 करी गई इन द फंडामेंटल अमेंडमेंट, इन द 42nd अमेंडमेंट. पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और फिर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट 2015 क्या है? अभी तक तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट पे आया ही नहीं है भाई, अभी तक तो आया ही नहीं है उसकी भाई. अभी तक तो हम उस पर आए ही नहीं है भाई. हाँ, सिलेबस में तो है बट हम अभी धीरे धीरे कवर करेंगे, है ना? अभी धीरे धीरे कवर करेंगे, धीरे धीरे कवर करेंगे. सारी पीडीएफ्स तो हमने बना रखी है, चिंता ना करें. महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट पीडीएफ, 2015 वाली. कभी ये एक आपका है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट. ये देखिए, महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस 2015. तो इस एक्ट में आपका शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट होता है, डेफिनेशन है कमीशन क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर क्या होता है, पब्लिक सर्विस डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम देनी है, पेनाल्टीज. तो ये सारा कुछ इस एक्ट में अब हम करेंगे. इससे डेटा, क्योंकि बहुत देखिए हमारी जो टीम है वो थोड़ी छोटी हो चुकी है, तो अब थोड़ा सा हम डेली करते चलेंगे. थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है ना, क्योंकि पीडीएफ से अभी बना के करना, फिर उसे पढ़ना, एक्सप्लेन करना. ऐसे नहीं कि बस उठा के लाए, पटक दिया और पढ़ा दिया, रट्टा मरवा दिया. दैट इज़ नॉट हाउ पयाम्बोरा क्लासेस वर्क्स. रट्टा मरवाना तो यहाँ अलाउड है ही नहीं माय डियर. रट्टा मरवाना तो यहाँ अलाउड ही नहीं है माय डियर. आपले सरकार. मनु श्रीवास्तव IAS.
ये देखिए, ये मराठी में लिखा है पूरा। जो हमने वहाँ पे कमीशन, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, अपील, कमिटी वो पढ़ा है, ये यहाँ पे इंग्लिश में है नीचे। कमीशन क्या होता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, FAA बोलते हैं इसको, फर्स्ट एफिलिएट अथॉरिटी, उसको FAA बोलते हैं। जुरिस्डिक्शन बार, पावर टू मेक रूल्स 28 में, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज 29 में, है ना? 66th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, 66th ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया में इसे बनाया गया है एज पर द स्टेट लेजिस्लेचर। सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी जाती है। अपील आप 9 में करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटीज 8 में होती है। प्रोसीजर फॉर पेनल्टी रिकवरी 11 में, है ना? इस तरीके से आपको ये जो लिखा हुआ है साइड में, ये याद रखना है कि इसका नंबर 13 और उसके बाजू का। तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट से तुम्हाला हेच ऑलरेडी कर दिया है हमने। पेड का तो सिलेबस इज ऑलरेडी ओवर इन पेड। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट के बारे में था। ये महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट के बारे में था। ठीक है, महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज 2015। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इज एवरीबडी क्लियर टिल हियर? यस, सबको समझा? कैसी चल रही है हम सबकी DMER की प्रेपरेशन? आता जस्ट 1 महिना उरलेला आहे, नॉट इवन 1 महिना, फक्त 20 दिवस. येस, पटकन सांगा मला काहीतरी लवकर. जल्दी से बताइएगा. अच्छा, एक होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन. वो क्या होता है? जो गवर्नमेंट जॉब्स का रिक्रूटमेंट कराती है, वो MPSC होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन. एक होता है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट, जो कि टाइमली डिलीवर कराती है पब्लिक सर्विस को. तो उसमें अपील्स, पेनाल्टीज, डिजिटल ट्रैकिंग, ये सब इन्वॉल्व होता है. ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए. यस और नो? याद रहेगा कि नहीं हम सबको? हेलो डियर ऑल. चलिए आगे बढ़ेंगे माय डियर, आगे बढ़ेंगे माय डियर. कैन आई मूव है? आगे बढ़ते चलेंगे. मेरा स्क्रीन वापस दिख रहा है सबको? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है अब सबको वापस? महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट की हम बात कर रहे थे. तो डेफिनेटली महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 1 है उसमें ऑब्जेक्टिव और स्कोप दिया है. सेकंड में नोटिफिकेशन, अपीलेट अथॉरिटीज कौन है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है. थर्ड में आपके टाइम लिमिट्स दिए है, जो सेक्शन 3 एंड 4 है. टाइम लिमिट्स
कास्ट सर्टिफिकेट, यही इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइंस है ना ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट विद इन 21 डेज, इनकम सर्टिफिकेट 15 डेज। क्योंकि काफी बार लोगों को अपने अलग अलग सर्टिफिकेट्स निकलवाने होते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो कितने दिन में क्या आना चाहिए ये सब इसमें दिया है, टाइम लिमिट्स। 12 से 16 में अपील मैकेनिज्म, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और थर्ड है एमपीएससी। और या आपले सरकार पोर्टल पे कर सकते हो, आपले सरकार पोर्टल, ये एक पोर्टल है आपले सरकार जहाँ पे आप अपील कर सकते हो। सो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी और देन सीधा एमपीएससी। तो महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक अलग एक्ट है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एक अलग चीज़ है। ठीक है, लोग एमपीएससी और इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 18 से 20 में पेनाल्टीज है, 18 से 20 में पेनाल्टीज है, 21 से 30 में कमीशन है, 6 कमीशन है। ठीक है, क्लियर है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट के, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट्स के। What is a article of constitution that empowers president to proclaim national emergency? तो ये आर्टिकल 352 है। 352 is a provides a national emergency on wars, external aggression or rebellion. 352, which borrowed feature of Indian constitution came from Ireland. So Ireland से आपका directive principles of state policy, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से आया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड से आया था, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये आयरलैंड, आयरलैंड में एक बहुत खूबसूरत जगह है डबलिन। ठीक है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन deals with fundamental rights? So part 2, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स जो है वो थर्ड में है, बिल्कुल पार्ट 3 में होता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच डील्स विद प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस। तो एक्स इज नार्कोटिक्स, एम इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जी इज मेडिकल सुपरविजन एंड एच इज प्रिस्क्रिप्शन। So the right answer is H. Which authority regulates approval of new drugs? So obviously CDSCO, Central Drug Standard Control Organization under DCGI, FDA, IME, आयुष थोड़ी करेगा ये सब। Which schedule prescribes the GMP? So DMP is prescribed in the schedule M. Y is for clinical trials, H is for prescription, X is for narcotic and psychotropic, जिसके ऊपर एक एक्ट भी आया था 1985 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केम इन 1940, रूल केम इन 1945, 55 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट था। स्प्यूरियस ड्रग किसे कहते हैं? तो स्प्यूरियस ड्रग वो होता है जिसका ब्रांड मिमिकिंग फॉल्स होता है, लेबल जो है वो जेन्युइन नहीं होता, इमिटेट किया जाता है। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे हार्ट एंड सोल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सो वो है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है। इस आर्टिकल में आपका हार्ट एंड सोल बचता है, हार्ट एंड सोल बचता है माय डियर। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आरटीआई, एफडीए, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक्ट समझ आए होंगे। आरटीआई में फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, है ना, 25 रुपए का फॉर्म है। देन महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट एंड कमीशन के बारे में पता चला होगा, सेक्शन 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, राइट। 2 में डेफिनेशन है, 1 में इंट्रोडक्शन है, 3, 4 में आपका
डिफरेंट चीज़ें हैं। देन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस पॉलिसीज, जो आयरलैंड से में आया था। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 होते हैं। द डिफरेंट फंडामेंटल्स, राइट लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, ये सारे अलग अलग फ्रीडम्स हैं। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट से आपको पेनाल्टीज, मैंने कास्ट सर्टिफिकेट कितने में आता है, कितने दिन में, और इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन में आता है, 21 दिन और 15 दिन। ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने निचोड़ के लाई है, जो मैंने यहाँ वहाँ से पूरा निचोड़ दिया है। सो मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग डीएम या की तगड़ी तयारी करोगे अगले 1 मंथ में। पुढचा 1 महिना खूपच क्रिटिकल आहे. ओके, मग चांगला अभ्यास करा सगळ्यांनी. ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ओके, चांगलं झोप घ्या, अच्छे से सोइए, खाइए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू. गणपति बप्पा मोरया. यस, श्री गणेशाय मोरया रे बप्पा मोरया. सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को. यस, डन डनाडन डन, डन डनाडन डन. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मे बी कल हम 9:30 इसी के टाइम पे रहेंगे, तो एक्टिव रहिएगा. 9:30 to 10 इस बीच में ही मैं आपकी क्लासे लिया करूँगा. ठीक है, सो विशिंग यू गुड लक. बाय बाय.